चलिए 11,000 सालों के एक बेहद रोमांचक ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं। 9,000 ईसा पूर्व की मेहरगढ़ की गुफाओं से लेकर हाल ही में चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान के लैंड होने तक। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जो बार बार राख से उठकर खड़ी हुई है। पत्थरों के औजारों से लेकर अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझाने तक का ये सफर, यकीन मानिए, किसी भी दिलचस्प कहानी से ज्यादा थ्रिलिंग है। इस विशाल टाइमलाइन को एक साथ देखना सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, मेहरगढ़ की शुरुआती बस्तियों से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता का बनना, फिर 1947 की आधुनिक आज़ादी और अब एक स्पेस सुपर पावर बनने की ओर बढ़ना। ये एक एक युग पार करते हुए आगे बढ़ने की कहानी है। ये टाइमलाइन उसी विशाल ऐतिहासिक परिदृश्य का मंच तैयार करती है जिसे आज हम इस विश्लेषण में समझेंगे। खैर, इस पूरी जर्नी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, प्राचीन सभ्यता और स्वर्ण युग। दूसरा, विदेशी आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध। तीसरा, ब्रिटिश काल और आज़ादी की लड़ाई। और चौथा, एक नए भारत का उदय। बस यही हमारा खाका रहेगा। तो चलिए सीधे पहले युग की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन सभ्यता और स्वर्ण युग। कहानी शुरू होती है बलूचिस्तान की पहाड़ियों के पास, और दिलचस्प बात यह है कि ये लोग सिर्फ खानाबदोश नहीं थे। उन्होंने मिट्टी की ईंटों के पक्के घर बनाए, कपास उगाने शुरू किया और सबसे हैरान करने वाली बात, शुरुआती दंत चिकित्सा। जी हां, 9,000 ईसा पूर्व के मानव कंकालों से पता चलता है कि वे पत्थरों की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। इतनी पुरानी सभ्यता में मेडिकल साइंस का ये लेवल वाकई अचंभे में डाल देता है। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15 लाख। समय के साथ यह सभ्यता पहाड़ियों से उतरकर सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों तक फैल गई और इसका एरिया था 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग छोटे छोटे कबीलों में बटे थे, तब यहां एक विशाल, शांतिप्रिय और बेहद व्यवस्थित साम्राज्य खड़ा हो चुका था। और इनकी अर्बन प्लानिंग तो आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री ग्रिड पर थीं। हजारों किलोमीटर दूर तक ईंटों का साइज एकदम एक जैसा था। इनकी ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो साफ सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल बने हुए थे, और प्राकृतिक डामर यानी बिटुमिन से सील किए गए बिल्कुल वाटरप्रूफ स्नानागार। ये सब प्रकृति के प्रकोप से इस सभ्यता के खत्म होने से बहुत पहले मौजूद था। सिंधु घाटी के बाद वैदिक काल आया। लोहे के औजारों ने खेती को आसान बनाया, लेकिन साथ ही वर्चस्व की जंग भी शुरू हो गई। इसी दौर में रावी नदी के किनारे इतिहास का सबसे पुराना युद्ध लड़ा गया, दशराज्य यानी 10 राजाओं का युद्ध। इसमें राजा सुदास की जीत हुई, और दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के भरत कबीले के नाम पर इस पूरी जमीन का नाम भारत पड़ा। इसके बाद कई सदियां बीती, कई साम्राज्य आए और गए, लेकिन फिर आया स्वर्ण युग यानी गुप्त काल। ये वो समय था जब ये क्षेत्र विज्ञान, गणित और शिक्षा में पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहा था। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। दिल्ली का वो लौह स्तंभ जिस पर सदियों बाद आज तक जंग नहीं लगा है, वो इसी दौर की देन है। और शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां दुनिया भर से हजारों छात्र ज्ञान पाने आते थे। ज्ञान और समृद्धि के इस पीक के बाद हम अपने दूसरे चरण में पहुंचते हैं, विदेशी आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध। अब यहां इतिहास एक दर्दनाक मोड़ लेता है। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। ये इतनी बड़ी तबाही थी कि कहते हैं वहां की विशाल लाइब्रेरी 3 महीने तक सुलगती रही। आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित के सदियों के शोध पल भर में राख हो गए। ये सिर्फ एक इमारत का जलना नहीं था, ये मानवता के अनमोल ज्ञान का विनाश था। इसी अपार धन दौलत ने बाहरी हमलावरों को खूब आकर्षित किया, जिससे एक बहुत ही गहरा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की वो बेशुमार दौलत थी, जहां बाजारों में हीरे जवाहरात बोरियों में बिकते थे और जो ग्लोबल व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। और दूसरी तरफ हमलावर सल्तनतों द्वारा मचाई गई भयंकर तबाही। मंदिरों को तोड़ा गया, भारी कर लगाए गए, और तालीकोटा के युद्ध के बाद तो हम्पी जैसे खूबसूरत शहर को पूरे 6 महीने तक लूटा और जलाया गया। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच जो चीज कभी नहीं टूटी, वो थी यहाँ के लोगों के प्रतिरोध की भावना। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की घटना इसका परफेक्ट उदाहरण है। मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बनाए जाने और अंधे किए जाने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। अपने मित्र चंदबरदाई की मदद से उन्होंने अपनी शब्दभेदी बाण विद्या का इस्तेमाल किया। केवल आवाज सुनकर उन्होंने उस विदेशी शासक पर अचूक निशाना साधा।
ये अदम्य साहस और स्वाभिमान का एक शानदार प्रतीक है। और ये निरंतर प्रतिरोध यहीं नहीं रुका। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के बजाय अरावली के जंगलों में घास की रोटी खाना चुना और संघर्ष जारी रखा। उधर दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मजबूत नौसेना बनाई और विशाल मुगल सेना को चकमा देने के लिए अपनी बेहतरीन छापामार युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। और चित्तौड़गढ़ में 16,000 वीरांगनाओं का वो जौहर, जहां उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए खुद को अग्नि के हवाले कर दिया। ये सब उसी स्वाभिमान की निरंतर कहानी कहते हैं। मुगलों के ढलते सूरज के साथ ही इतिहास अपने तीसरे अध्याय में प्रवेश करता है, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता संग्राम। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं था, ये बांटो और राज करो की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी जिसने स्थानीय साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। जो क्षेत्र कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जो वैश्विक शिक्षा का केंद्र था, जहां के बुनकर और किसान बेहद समृद्ध थे, उसे बुरी तरह से निचोड़ लिया गया। भारी लगान, जबरन नील की खेती, बेहतरीन कपड़े बनाने वाले बुनकरों के अंगूठे काट देना और मानव निर्मित अकाल, इन सब ने यहाँ के फलते फूलते उद्योगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन जाहिर है, इस भयंकर शोषण का जवाब भी पुरजोर तरीके से दिया गया। इस सफर के प्रमुख मोड़ों को देखें तो 1857 में मंगल पांडे की बगावत के साथ शुरू हुआ आज़ादी का पहला संग्राम। फिर 1919 के दर्दनाक जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसक जन आंदोलन की ताकत दिखाई। और आखिरकार संघर्षों के बाद 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन ये याद रखना भी बेहद जरूरी है कि सिर्फ अहिंसा ही नहीं, सशस्त्र प्रतिरोध की ऊर्जा भी चरम पर थी। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस हाई एनर्जी नारे ने एक नई आग भर दी। उन्होंने देश के बाहर जाकर आज़ाद हिंद फौज खड़ी की और उसी दौरान हुए नौसेना के विद्रोह ने भी ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। उन्हें बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि अब सैन्य बल पर राज करना असंभव है। और इसी के साथ कहानी पहुंचती है अपने अंतिम और सबसे नए युग पर, एक नए भारत का उदय। 1947 की आज़ादी खुशी तो लाई, लेकिन साथ में विभाजन का बहुत कड़वा और रक्तरंजित सच भी था। और इस नवजात राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था ये नंबर 562। पूरा भूगोल 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन सबको जोड़कर एक देश बनाना नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति ने इस बिखराव को समेटकर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर दिखाया। इस नए राष्ट्र ने तेजी से आगे बढ़ते हुए संकट के समय अपनी ताकत भी साबित की। ये 93,000 का आंकड़ा विश्व इतिहास के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पणों में से एक को दर्शाता है। 1971 के युद्ध में इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के सरेंडर ने इस युवा राष्ट्र को एक मजबूत क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और अब जरा तकनीकी विकास के इस कमाल के विरोधाभास को देखिए। एक वो दौर था जब अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती रॉकेट के हिस्सों को साइकिल पर लादकर ले जाया गया था, और आज वही राष्ट्र आधुनिक महाशक्ति बनकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। शून्य से शुरू होकर इस डिजिटल और अंतरिक्ष क्रांति तक का सफर सच में अविश्वसनीय है। तो इस पूरी जर्नी को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। 11,000 साल के सफर में जिसने अनगिनत हमले सहे, जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन जो हर बार अपनी राख से एक फीनिक्स की तरह फिर से उठ खड़ा हुआ, इस प्राचीन सभ्यता का अगला अध्याय अब कैसा होगा? आज जो तकनीकी और सांस्कृतिक क्रांति हम देख रहे हैं, वो भविष्य की कौन सी नई इबारत लिखेगी? इसी विचार उत्तेजक सवाल के साथ हमारे आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस शानदार सफर के इन तथ्यों पर विचार करना वाकई एक दिलचस्प अनुभव है।